वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, आज हम आपके लिए यूनियन बजट लाए हैं 2016 से 2017 का, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फीचर्स ऑफ बजट 2016 टू 2017। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये जो हम बजट आपको बता रहे हैं, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम आपको बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। Growth of economy accelerated to 7.6% in 2015 to 2016. India hailed as a bright spot amidst a slowing global economy by IMF. Robust growth achieved despite very unfavorable global conditions and two consecutive years shortfall in monsoon by 13%. Foreign exchange reserves touched highest ever level of about 350 billion US dollar. Despite increased devolution to states by 55% as a result of the 14th Finance Commission award. Plan expenditure increased at RE stage in 2015 to 2016, in contrast to earlier years. वर्ष 2015 से 2016 में अर्थव्यवस्था की 7.6% की तेज वृद्धि हुई। मंद वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत को दैदीप्यमान प्रकाश स्तंभ के रूप में IMF द्वारा सराहना की गई। प्रतिकूल वैश्विक परिस्थितियों और लगातार 2 वर्ष में मानसून की 13% कमी के बावजूद महत्तर वृद्धि प्राप्त की गई। विदेश विनिमय आरक्षित निधि अभूतपूर्व रूप से लगभग 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर के उच्च स्तर पर पहुंची। वर्ष 2015 से 2016 में 14वें वित्त आयोग के अवार्ड के परिणाम स्वरूप राज्यों को 55% अधिक अंतरण के बावजूद आयोजना व्यय पूर्व के वर्षों की तुलना में संशोधित अनुमान स्तर पर वृद्धि हुई। Challenges in 2016 to 2017. क्या हैं challenges? आइए जानते हैं। Risks of further global slowdown and turbulence. Additional fiscal burden due to 7 Central Pay Commission recommendations and OROP. बढ़ती वैश्विक मंदी की जोखिम और अस्त व्यस्तता, ये है चुनौतियां दोस्तों। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों और एक रैंक एक पेंशन के कारण अतिरिक्त राजकोषीय बोझ। रोड मैप एंड प्रायोरिटीज, अर्थात रोड मैप और प्राथमिकताएं। ट्रांसफॉर्म इंडिया to have a significant impact on economy and lives of people. Government to focus on, सरकार को निम्नलिखित पर ध्यान दिया जाना होगा। किसमें आइए जानते हैं। Ensuring macroeconomy stability and prudent fiscal management, boosting on domestic demand, continuing with the pace of economic reforms and policy initiatives to change the lives of our people for the better. रोड मैप और प्राथमिकताएं क्या हैं जानते हैं। अर्थव्यवस्था और लोगों के जीवन में महत्तर प्रभाव के लिए ट्रांसफॉर्म इंडिया। सरकार को निम्नलिखित पर ध्यान दिया जाना होगा। किसमें आइए जानते हैं। बृहत आर्थिक स्थायित्व और विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन को सुनिश्चित करना, घरेलू मांग को बढ़ावा देना, और तीसरा है हमारी जनता के कल्याण और जीवन बदलाव के लिए आर्थिक सुधारों और नीतिगत पहले जारी रखना। Focus on enhancing expenditure in priority areas of farm and rural sector, social sector, infrastructure sector, employment generation and recapitalization of the banks. फार्म और ग्रामीण क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, अवसंरचना क्षेत्र, रोजगार सृजन और बैंकों का पुनर्पूंजीकरण
जैसी प्राथमिकताएं प्राप्त क्षेत्रों में व्यय बढ़ाने पर ध्यान दिया जाना। फोकस ऑन वल्नरेबल सेक्शंस थ्रू प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, न्यू हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंडिचर, facility of cooking gas connection for BPL families। निम्नलिखित के माध्यम से संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाना। किसमें? पहला है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, दूसरा है अस्पताल व्यय से बचाव के लिए नई स्वास्थ्य बीमा स्कीम, तीसरा है बीपीएल परिवारों के लिए रसोई गैस कनेक्शन सुविधा। Continue with the ongoing reform program and ensure passage of the Goods and Service Tax Bill and Insolvency and Bankruptcy Law। चालू सुधार कार्यक्रम जारी रखना और वस्तु तथा सेवा कर विधेयक एवं शोधन अक्षमता तथा दिवालियापन कानून पारित किया जाना सुनिश्चित करना। Continue with the ongoing reform program and ensure passage of the Goods and Service Tax Bills and Insolvency and Bankruptcy Law। Undertake important reforms by निम्नलिखित द्वारा महत्वपूर्ण सुधार कार्य प्रारंभिक करना। किसमें? Giving a statutory backing to Aadhaar platform to ensure benefits reach the deserving, freeing the transport sector from constraints and restrictions, incentivizing gas discovery and exploration by providing calibrated marketing freedom, enactment of a comprehensive law to deal with resolution of financial firms, provide legal framework for dispute resolution and renegotiation in PPP projects and public utility contracts, undertake important banking sector reforms and public listing of general insurance companies, undertake significant changes in FDI policy। निम्नलिखित के द्वारा महत्वपूर्ण सुधार कार्य प्रारंभिक करना। पहला, आधार मंच को संवैधानिक समर्थन प्रदान करना जिससे मात्र लोगों तक लाभों की पहुंच सुनिश्चित की जा सके, बाधाओं और प्रतिबंधों से परिवहन क्षेत्र को मुक्त करना, बाजार स्वतंत्रता प्रदान करते हुए गैस अन्वेषण और पर्यवेक्षण को प्रोत्साहित करना, वित्तीय संस्थाओं को समस्याओं के समाधान के लिए समग्र कानून का अधिनियमन, पीपीपी परियोजनाओं और लोक उपयोगिता संविदाओं में विवाद समाधान और दोबारा बातचीत करके निर्णय लेने के लिए कानूनी ढांचे प्रदान करना, महत्वपूर्ण बैंकिंग क्षेत्र सुधार और साधारण बीमा कंपनियों की पब्लिक लिस्टिंग प्रारंभ करना, एफडीआई नीति में महत्वपूर्ण बदलाव लाना, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, allocation for agriculture and farmers welfare is rupees 35,984 crore, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना to be implemented in mission mode, 28.5 lakh hectares will be brought under irrigation, implementation of 89 irrigation projects under AIBP which are languishing for a long time will be fast-tracked. A dedicated long-term irrigation fund will be created in NABARD with an initial corpus of about 20,000 crore. Program for sustainable management of groundwater resources with an estimated cost of rupees 6,000 crore will be implemented through multilateral funding,
5 lakh firm ponds and duck wells in rain-fed areas and 10 lakh compost pits for production of organic manure will be taken up under Manrega. 12 health card scheme will cover all for 14 crore farm holdings by March 2017. 2,000 model retail outlets of fertilizer companies will be provided with soil and seed testing facilities during the next 3 years. Promote organic farming through Parampragat Krishi Vikas Yojana and organic value chain development in Northeast region. Unified Agriculture Marketing e-platform to provide a common e-market platform for wholesale markets. Allocation under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana increased to rupees 19,000 crore will connect remaining 65,000 eligible habitations by 2019. To reduce the burden of loan repayment on farmers, a provision of rupees 50,000 crore has been made in the BE 2016 to 2017 towards interest subvention. Allocation under Prime Minister Fasal Bima Yojana rupees 5,500 crore. Rupees 850 crore for 4 dairying projects, Pashudhan Sanjeevani, Nakul Swasthya Patra, E-Pashudhan Hath, and National Genomic Center for Indigenous Breed. कृषि और किसान कल्याण. कृषि और किसान कल्याण के लिए 35,984 करोड़ रुपए का आवंटन. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को मिशन मोड में लागू किया जाना. सिंचाई के अधीन 28.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र लाया जाएगा. AIBP के तहत 89 सिंचाई परियोजनाएं जो काफी समय से अपूर्ण रही हैं का त्वरित कार्यान्वयन. नाबार्ड में लगभग 20,000 करोड़ रुपए की प्रारंभिक निधि से एक समर्पित दीर्घावधि सिंचाई निधि सृजित की जाएगी. बहुपक्षीय निधियन के माध्यम से 6,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से भूजल संसाधनों के सतत प्रबंधन के लिए कार्यक्रम कार्यान्वयन किया जाएगा. मनरेगा के तहत वर्षोपोषित क्षेत्रों में 5 लाख फर्म तालाबों और कुओं तथा जैविक खाद के उत्पादन के लिए 10 लाख कंपोस्ट गड्ढों का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा. मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम जिसमें मार्च 2017 तक सभी 14 करोड़ फर्म जोत को शामिल करेगी. उर्वरक कंपनियों के 2000 मॉडल खुदरा केंद्रों को अगले 3 वर्षों में मृदा और बीज परीक्षण सुविधा मुहैया कराई जाएगी. परंपरागत कृषि विकास योजना और पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैविक मूल्य श्रृंखला विकास के जरिए जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा. थोक बाजारों के लिए साझे ई बाजार की व्यवस्था करने के लिए एकीकृत कृषि विपणन ई प्लेटफॉर्म. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आवंटन बढ़ाकर 19,000 करोड़ रुपए वर्ष 2019 तक शेष 65,000 पात्र बस्तियों को सड़कों से जोड़ा जाएगा. किसानों पर ऋण अदायगी के बोझ को कम करने के लिए ब्याज सहायता हेतु बजट अनुमान 2016 से 2017 में 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आवंटन 5500 करोड़ रुपए. 4 डेयरी परियोजनाएं कौन सी हैं वो? पहला पशुधन संजीवनी, दूसरी नकुल स्वास्थ्य पत्र, ई पशुधन, तीसरी ई पशुधन हाट और राष्ट्रीय देसी नस्ल जेनोमिक
केंद्र के लिए 850 करोड़ रुपए। रूरल सेक्टर यानी ग्रामीण क्षेत्र। Allocation for rural sector rupees 87,765 crore. 2.87 lakh crore will be given as grant in aid to Gram Panchayats at municipalities as per the recommendations of the 14th Finance Commission. Every block under drought and rural distress will be taken up as an intensive block under the Deen Dayal Antyodaya Mission. A sum of rupees 38,500 crore allocated for Manrega. Three hundred urban cluster rural clusters will 300 rural clusters will be developed under the Shyama Prasad Mukherjee Rural Mission, Urban Vision. 300 urban clusters will be developed under the Shyama Prasad Mukherjee Urban Missions. 100% village electrification by 1st May 2018. District level committees under chairmanship of senior most Lok Sabha MP from the district for monitoring and implementation of designated central sector and centrally sponsored schemes. Priority allocation from centrally sponsored schemes to be made to reward villages that have become free from open defecation. A new digital literacy mission scheme for rural India to cover around 6 crore additional households within the next 3 years. National Land Record Modernization Program has been revamped. New scheme Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan proposed with allocation of rupees 655 crore. ग्रामीण क्षेत्र, बात कर रहे हैं हम ग्रामीण क्षेत्र यानी रूरल सेक्टर की। ग्रामीण विकास के लिए 87,765 रुपए आवंटित। 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं को सहायता अनुदान के रूप में 2.87 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सूखाग्रस्त और ग्रामीण आपदा से ग्रस्त प्रत्येक ब्लॉक दीनदयाल अंत्योदय मिशन के तहत विशिष्ट ब्लॉक के रूप में काम किए जाएंगे। मनरेगा के लिए 38,500 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ग्रामीण शहरी मिशन यानी रुर्बन 300 ग्रामीण शहरी क्लस्टर का विकास किया जाएगा। 1 मई 2018 तक 100% ग्रामीण विद्युतीकरण। निर्दिष्ट केंद्रीय क्षेत्र की तथा केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के कार्यान्वयन और मॉनिटरिंग के लिए जिले के वरिष्ठतम लोकसभा सांसद की अध्यक्षता में जिला स्तर की समितियां गठित की जाएंगी। खुले में शौच से मुक्त हो जाने वाले गांवों को प्रस्तुत करने के लिए केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए प्राथमिकता आधार पर आवंटन। ग्रामीण भारत के लिए एक नया डिजिटल साक्षरता मिशन, जिसमें अगले 3 वर्षों में लगभग 6 करोड़ और परिवार शामिल किए जाएंगे। राष्ट्रीय भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम का नवीनीकरण किया जाएगा। ₹655 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान नामक नई स्कीम। Social sector including healthcare. Allocation for social sector including education and healthcare. ₹1,51,581 crore. 2,000 crore allocated for initial cost of providing LPG connections to BPL families.
New health protection scheme will provide health cover up to rupee 1 lakh per family for senior citizens, and additional top-up package up to rupees 30,000 will be provided. 3,000 stores under Prime Minister's Jan Aushadhi Yojana will be opened during 2016 to 2017. National Dialysis Services Program to be started under National Health Mission through PPP mode. Stand Up India scheme to facilitate at least 2 projects per bank branch. This will benefit at least 2.5 lakh entrepreneurs. National Scheduled Caste and Scheduled Tribe Hub to be set up in partnership with industry associations. Allocation of rupees 100 crore each for celebrating the birth century of Pandit Deen Dayal Upadhyay and the 350th birth anniversary of गोविंद सिंह. स्वास्थ्य देखभाल सहित सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सहित सामाजिक क्षेत्र के लिए 1,51,581 करोड़ रुपए का आवंटन. बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए प्रारंभिक लागत के लिए 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान. नई स्वास्थ्य रक्षा स्कीम प्रत्येक परिवार को 1 लाख रुपए तथा स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करेगी. इसके तहत वरिष्ठ नागरिकों को 30,000 रुपए तक अतिरिक्त टॉपअप पैकेज का प्रावधान होगा. वर्ष 2016 से 2017 के दौरान प्रधानमंत्री की जन औषधि योजना के तहत 3,000 स्टोर खोले जाएंगे. पीपीपी मोड के माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राष्ट्रीय डायलिसिस सेवा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा. प्रत्येक बैंक शाखा में कम से कम 2 परियोजनाओं को सुकर बनाने के लिए स्टैंड अप इंडिया स्कीम ये कम से कम 2.5 लाख उद्यमियों को लाभ पहुंचाएगी. उद्योग संघ की भागीदारी से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हब की स्थापना की जाएगी. पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म और गुरु गोविंद सिंह के जन्म की 350वीं वर्षगांठ मनाने के लिए प्रत्येक को 100 करोड़ रुपए का आवंटन. Education, skills and job creation. 62 new Navodaya Vidyalayas will be opened. Sarva Shiksha Abhiyan to increasing focus on quality of education. Regulatory architecture to be provided to 10 public and 10 private institutions to emerge as world-class teaching and research institutions. Higher education financing agencies to be set up with initial capital base of rupees 1,000 crore. Digital depository for school leaving certificates, college degrees, academies awards and mark sheets to be set up. शिक्षा कौशल और रोजगार सृजन. 62 नए नवोदय विद्यालय प्रारंभ किए जाएंगे. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर अधिक ध्यान देते हुए सर्व शिक्षा अभियान. 10 सरकारी और 10 निजी संस्थाओं को विश्व स्तरीय शिक्षण और अनुसंधान संस्थाओं के रूप में विकसित करने के लिए विनियामक ढांचे को तैयार किया जाना. 1,000 करोड़ रुपए के प्रारंभ पूंजी आधार के साथ उच्चतर शिक्षा वित्त पोषण अभिकरण स्थापित किया जाना. स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, कॉलेज उपाधि, अकादमी पुरस्कार और मार्कशीटों के लिए डिजिटल रिपोजिटरी को स्थापित किया जाना. स्किल डेवलपमेंट यानी कौशल विकास. Allocation for skill development rupees 1,804 crore. 1,500 multi-skill training institutes to be set up. National Board for Skill Development certification to be set up in partnership with the industry and academia. Entrepreneurship education and training through massive open online course. कौशल विकास के लिए 1804 करोड़ रुपए का आवंटन.
1500 बहुकौशल प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना, उद्योग और अकादमी की भागीदारी से राष्ट्रीय कौशल विकास प्रमाणन बोर्ड की स्थापना, गहन ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम के माध्यम से उद्यमी शिक्षा और प्रशिक्षण, जॉब क्रिएशन। Gall will pay contribution of 8.33% for of all new employees enrolling in EPFO for the first 3 years of their employment. Budget provision of rupees 1000 crore for this scheme. Reduction under Section 80JJAA of the Income Tax Act will be available to all access who are subject to statutory audit under the Act. 100 model career centers to operational by the end of 2016 to 2017 under National Career Service. Model shops and establishments bill to be circulated to states. रोजगार सृजन। भारत सरकार ईपीएफओ में अपना नामांकन करने वाले सभी नए कर्मचारियों के लिए उनके रोजगार के प्रथम 3 वर्षों के लिए 8.33% के अंशदान का भुगतान करेगी। इस स्कीम हेतु 1000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। आयकर अधिनियम की धारा 80 JJAA ऑफ द इनकम टैक्स के तहत कटौती उन सभी करदाताओं के लिए उपलब्ध होगी जो इस अधिनियम के तहत संवैधानिक लेखा परीक्षा के अधीन है। राष्ट्रीय करियर सेवा के तहत 2016 से 2017 के अंत तक 100 मॉडल करियर केंद्र शुरू हो जाएंगे। मॉडल दुकान और स्थापना विधेयक राज्यों को परिचालित किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। Total investment in the road sector, including PMGSY allocation, would be rupees 97,000 crore during 2016 to 2017. India's highest ever kilometers of new highways were awarded in 2015 to approve nearly 10,000 kilometers of national highways in 2016 to 2017. Allocation of rupees 55,000 crore in the budget for roads, additional rupees 50,000 crore to be raised by NHAI through bonds. Total outlay for infrastructure 2,21,246 crore. Amendments to be made in Motor Vehicle Act to open up the road transport sector in the passenger segment. Action plan for revival of unserved and undeserved airports to be drawn up in partnership with the state governments. To provide calibrated marketing freedom in order to incentives gas production from deep water, ultra deep water and high pressure, high temperature areas. Comprehensive plan spanning next 15 to 20 years to augment the investment in nuclear power generation to be drawn up. Steps to revitalize PPPs. Public utility resolution of disputes will be introduced during 2016 to 2017. Guideline for renegotiation. वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, कुछ तकनीकी कारणों के कारण हम ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट नहीं कर पाए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम गाइडलाइंस से स्टार्ट कर रहे हैं। गाइडलाइंस फॉर renegotiation of PPP concession agreements will be issued. Guidelines for renegotiation of PPP concession agreements will be issued.
New credit rating system for infrastructure projects to be introduced. Reforms in FDI policy in the areas of insurance and pension, asset reconstruction, companies, stock exchange. 100% FDI to be allowed through FIPB route in marketing of food products produced and manufactured in India. A new policy for management of government investment in public sector enterprises, including disinvestment and strategic sale, approved. अवसंरचना और निवेश। दोस्तों वीडियो सुनने के साथ साथ देखते भी रहिए जिससे आपको याद करने में आसानी रहे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के आवंटन सहित सड़क क्षेत्र में कुल निवेश 2016 से 2017 के दौरान 97,000 करोड़ रुपए होगा। वर्ष 2015 में भारत के नए राजमार्गों के अब तक के सर्वाधिक किलोमीटर का निर्णय किया गया था। 2016 से 2017 में लगभग 10,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग को मंजूरी दी जाएगी। सड़कों के लिए बजट में 55,000 करोड़ रुपए का आवंटन NAHAI द्वारा बॉन्डों के माध्यम से अतिरिक्त 15,000 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। अवसंरचना हेतु कुल परिव्यय 2,21,246 करोड़ रुपए है। यात्री परिवहन क्षेत्र में सड़क परिवहन क्षेत्र को खोलने के लिए मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। राज्य सरकारों की भागीदारी से अप्रयुक्त और कम प्रयुक्त विमान पत्तनों के पुनरुत्थान हेतु कार्रवाई योजना तैयार की जाएगी। गहरे पानी और उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में से गैस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उचित विपणन स्वतंत्रता दी जाएगी। नाभिकीय विद्युत उत्पादन में निवेश बढ़ाने के लिए अगले 15 से 20 वर्षों में एक व्यापक योजना तैयार की जाएगी। सरकारी निजी भागीदारी में नए प्राण फूंकने के लिए उपाय हैं, कौन कौन से जानते हैं। पहला, 2016 से 2017 के दौरान सार्वजनिक उपयोगिता विवाद निपटान विधेयक लाया जाएगा। सरकारी निजी भागीदारी रियायती करारों पर पुनः बातचीत हेतु दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। अवसंरचना परियोजनाओं के लिए नई दर निर्धारण प्रणाली शुरू की जाएगी। बीमा और पेंशन आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के क्षेत्रों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI नीति में सुधार। भारत में उत्पादित विनिर्मित खाद्य उत्पादों के विपणन में FIPB मार्ग के जरिए 100% FDI की अनुमति। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश और रणनीतिक बिक्री सहित सरकारी निवेश के प्रबंधन नई नीति की मंजूरी। Financial sector reforms. A comprehensive code on resolution of financial firms to be introduced. Statutory basis for a monetary policy framework and a monetary policy committee through the Finance Bill 2016. A financial data management center to be set up. RBI to facilitate retail participation in government securities. New derivative products will be developed by SEBI in the commodity derivatives market. Amendments in the SARFAESI Act 2006 to enable the sponsor of an ARC to hold up to 100% stake in the ARC and permit non-institutional investors to invest in securitization receipts. Comprehensive central legislations to be brought to deal with menace of illicit deposit taking scheme. Increasing members and benches of the Securities Appellate Tribunal. Allocation of rupees 25,000 crore towards recapitalization of public sector banks. Target of amount
sections under Pradhan Mantri Mudra Yojana increased rupees 1,80,000 crore. General insurance companies owned by the government to be listed in the stock exchange. वित्तीय क्षेत्र में सुधार। वित्तीय फर्मों के समाधान के संबंध में एक व्यापक संहिता लाई जाएगी। वित्त विधेयक 2016 के माध्यम से एक मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क और मौद्रिक नीति समिति हेतु संवैधानिक आधार। भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी प्रतिभूतियों में खुदरा भागीदारी आसान करेगा। सेबी द्वारा पण्य वित्तोत्पाद बाजार में नया उत्पाद विकसित किया जाएगा। सार्फेसी अधिनियम 2002 में संशोधन किया जाएगा ताकि एआरसी का प्रयोजक एआरसी में 100% हितधारण करने में समर्थ हो सके और गैर संस्थागत निवेशकों को प्रतिभूतिकरण प्राप्तियों में निवेश करने की अनुमति मिल सके। गैर कानूनी रूप से जमा स्वीकार करने वाली स्कीमों से निपटने के लिए व्यापक केंद्रीय कानून लाया जाए। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पुनः पूंजीकरण हेतु 25,000 करोड़ रुपए का आवंटन। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत मंजूर राशि 1,80,000 करोड़ रुपए की। सरकार के स्वामित्वाधीन साधारण बीमा कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया जाएगा। Governance and ease of doing business. A task force has been constituted for rationalization of human resource in various ministries. Comprehensive review and rationalization of autonomous bodies. Bill for targeted delivery of financial and other subsidies, benefits and services by using the Aadhaar framework to be introduced. First, introduce DBT on pilot basis for fertilizer. Second, automation facilities will be provided in 3 lakh fares price shops by March 2017. Amendments in Companies Act to improve enabling environment for startups. Price stabilization fund with a corpus of rupees 900 crore to help maintain stable prices of pulses. Ek Bharat Shresth Bharat program will be launched to link states and districts in an annual program that connects people through exchange in areas of language, trade, culture, travel and tourism. अभिशासन और कारोबार करने में आसानी। विभिन्न मंत्रालयों में मानव संसाधन युक्ति संगत बनाने के लिए कार्यबल का गठन किया गया है। स्वायत्त निकायों की व्यापक समीक्षा और युक्तिकरण। आधार व्यवस्था का प्रयोग करते हुए वित्तीय और अन्य सब्सिडियों, लाभों और सेवाओं का लक्षित सुपुर्दगी हेतु विधेयक पेश किया जाएगा। उर्वरकों के लिए प्रायोगिक आधार पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी का प्रारंभ। 3 लाख रुपए उचित मूल्यों की दुकानों में मार्च 2016 तक स्वचालित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। प्रारंभकों के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए कंपनी अधिनियम में संशोधन। दालों की कीमतों को स्थिर रखने में सहायता। देने के लिए 900 करोड़ रुपए की कॉर्पस निधि के साथ मूल्य स्थिरीकरण निधि। एक भारत श्रेष्ठ भारत राज्यों और जिलों के बीच परस्पर अंतर्संबंध स्थापित करने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम जो भाषा, व्यापार, संस्कृति, यात्रा और पर्यटन के क्षेत्रों में आदान प्रदान के माध्यम से लोगों को परस्पर जोड़ता है। फिस्कल डिसिप्लिन, राजकोषीय अनुशासन। Fiscal deficit in RE 2050 to 2016 and B 2016 to 2017 retained at 3.9% and 3.5%. Revenue deficit target from 2.8% to 2.5% in RE 2015 to 2016. Total expenditure
projected as at rupees 19.78 lakh crore. Plan expenditure pegged at rupees 5.50 lakh crore under plan, increase of 15.3%. Non-plan expenditure capped at rupees 14.28 lakh crores. Special emphasis to sectors such as agriculture, irrigation, social sector, including health, women and child development, welfare of scheduled castes and scheduled tribes, minorities, infrastructure, mobilization of additional finance to the extent of rupees 31,300 crore by NHAI, PFC, REC, IREDA, NABARD NABARD, and Inland Water Authority by raising bonds. Plan, non-plan classification to be done away with from 2017 to 2018. Every new scheme section will have a sunset date and outcome review. Rationalized and restructured more than 1,500 central plain schemes into about 300 central sector and 30 centrally sponsored schemes. Committee to review the implementation of the FRBM Act. राजकोषीय अनुशासन. राजकोषीय घाटा संशोधित अनुमान 2015 से 2016 और बजट अनुमान 2016 से 2017 में क्रमशः 3.9% और 3.5% पर बना रहा. राजस्व घाटे का लक्ष्य संशोधित अनुमान 2015 से 2016 में 2.8% से 2.5% पर आ गया. कुल व्यय 19.78 लाख करोड़ रुपए पर पूर्वानुमानित है. आयोजना व्यय आयोजना के अधीन 5.50 लाख रुपए पर नियंत्रित रहा, जिसमें 15.3% की वृद्धि हुई. आयोजना भिन्न व्यय 14.28 लाख करोड़ रुपए पर रहा. कृषि, सिंचाई, स्वास्थ्य, महिला और बाल विकास, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण सहित सामाजिक क्षेत्र और अवसंरचना जैसे क्षेत्रों पर विशेष बल. NHFI, NHAI, PFC, IREC, IREDA, IREDA, नाबार्ड और अंतर्देशीय जल प्राधिकरण द्वारा बॉन्ड जारी करते हुए 31,300 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बिलों के जुटाना. आयोजना आयोजन भिन्न वर्गीकरण को 2017 से 2018 से समाप्त करना. मंजूर की गई प्रत्येक नई स्कीम को समापन तारीख और परिणाम समीक्षा होगी. 1500 से अधिक केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमों को लगभग 300 केंद्रीय क्षेत्र की ओर 30 केंद्रीय रूप में से आयोजित स्कीमों से युक्तिकृत और पुनर्गठित किया गया है. FRBM अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए समिति. दोस्तों, वीडियो सुनने के साथ साथ देखते भी रहिए, जिससे आपको याद करने में आसानी रहे, और कई बार सुनिए जिससे आपको फैक्ट्स क्लियर हो सके. रिलीफ टू स्मॉल टैक्स पेयर्स, छोटे करदाताओं को राहत. Raise the ceiling of tax rebate under Section 87A from rupees 2,000 to rupees 5,000 to lessen tax burden and individual with income up to rupees 5 lakhs. Increase the limit of deduction of rent paid under Section 80GG from rupees 25,000 per annum to rupees 60,000 to provide relief to those who live in rented houses. 5 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्तियों पर कर का बोझ कम करने के लिए धारा 87 का के तहत कर छूट की उच्चतम सीमा को 2,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए करना. जो किराए के मकानों में रहते हैं उनको राहत देने के लिए धारा 80 घा के तहत अदा किए गए किराए की कटौती को सीमा को 24,000 रुपए प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 60,000 रुपए प्रतिवर्ष करना. बूस्ट एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोथ. Increase the turnover limit under presumptive taxation scheme under Section 44 AD of the Income Tax Act to rupees 2 crores to bring big relief to a large number of assets in the MSME category. Extend the presumptive taxation scheme with profit deemed to be 50% to be professionals with gross receipts up to rupees 50 lakh. Phasing out deduction under income tax.
Accelerated depreciation wherever provided in IT Act will be limited to maximum 40% from 1/4/2016-17. Benefits of deductions for research would be limited to 150% from 1/4/2017 and 100% from 1/4/2020. दोस्तों ये हम आपको डेट बता रहे हैं, ये ध्यान से सुनिए। जो ये 1/4/2020 ये डेट है 1 अप्रैल 2020। Benefit of Section 10AA to new SEZ units will be available to those units which commence activity before 31st 3rd 2020. The weighted deduction under Section 35 CCD for skills development will continue up to 1st 4th 2020 date. Corporate tax rate proposals. रोजगार और विकास को बढ़ावा देना। एमएसएमई श्रेणी में बड़ी संख्या में निर्धारितियों को बड़ी राहत देने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 44 के तहत प्रकल्पित कराधान स्कीम के अंतर्गत पर्यावर्त सीमा को बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए करना। प्रकल्पित कराधान स्कीम में 50% के मूल्य लाभ के साथ 50 लाख रुपए तक की सकल प्राप्तियों वाले पेशेवरों को भी शामिल करना। आयकर के अंतर्गत कटौतियों को समाप्त करना। जानते हैं कौन कौन सी हैं वो आयकर के अंतर्गत आती हैं जो कटौतियों। आयकर अधिनियम में जहां कहीं उपबंधित हो त्वरित मूल्यह्रास 1/4/2017 से अधिकतम 40% तक सीमित होगा। अनुसंधान हेतु कटौती का लाभ 1/4/2017 से 150% और 1/4/2020 से 100% तक सीमित होगा। नई सेज यूनिटों को धारा 10 का लाभ उन्हीं यूनिटों को मिलेगा जो 31/3/2020 से पहले कार्य आरंभ करेंगी। कौशल विकास हेतु धारा 35 घ के अंतर्गत भारित कटौती 1/4/2020 तक जारी रहेगा। Corporate tax rate proposals. New manufacturing companies incorporated on or after 1/3 2016 to be given an option to be taxed at 25% plus surcharge and cess provided they do not claim profit-linked or investment-linked deductions and do not avail of investment allowance and accelerated depreciation. Lower the corporate tax rate for the next financial year for relatively small enterprises, i.e. companies with turnover not exceeding rupees 5 crore in the financial year ending March 2015 to 29% plus surcharge and cess. 100% deduction of profit for 3 out of 5 years for startups set up during April 2016 to March 2019. MAT will apply in such cases. MAT will apply in such cases. 10% rate of tax on income from worldwide exploitation of patents developed and registered in India by a resident. Complete pass-through of income tax to securitization trust, including trusts of ARCs, securitization trust required to deduct tax at source. Period for getting benefits of long-term capital gain regime in case of unlisted companies is proposed to be reduced from 3 to 2 years. Non-banking financial companies shall be eligible for deduction to the extent of 5% of its income in respect of provision for bad and doubtful debts. Determinations of residency of foreign companies on the basis of place of effective management (POEM) is proposed to be deferred by 1 year. Committee to implement General Anti-Avoidance Rule (GAR) from 1/4/2017. Exemption of service tax on service provided under Deen Dayal Upadhyay Gramin Kaushalya Yojana and service provided by assessing bodies empaneled by Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. Exemption of service tax on general insurance services provided under Nirmaya Health Insurance Scheme launched by National Trust for the Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental retardation and multiple disability. Basic custom and excise duty. Basic custom and excise duty on refrigerated
Refrigerated containers reduced to 5% and 6%. कॉर्पोरेट कर दर प्रस्ताव। दिनांक 1/3/2016 को यह इसके बाद निगमित नई विनिर्माणकारी कंपनियों को 25% अधिभार और उपकर पर कर लगाए जाने का विकल्प किया जाएगा, बशर्ते कि वे लाभ संबंध या निवेश संबंध कटौतियों का दावा न करें और निवेश भत्ते और त्वरित मूल्यह्रास का लाभ न उठाएं। अपेक्षाकृत छोटे उद्यम अर्थात 5 करोड़ रुपए मार्च 2015 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष में अनधिक के टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए अगले वित्तीय वर्ष के लिए नियमित कर की दर को कम करके 29% जमा अधिभार और उपकर तक लाना। स्टार्टअप के लिए जो अप्रैल 2016 से मार्च 2019 तक स्थापित हुई के लिए 5 वर्षों में से 3 वर्षों के लिए 100% लाभ कटौती दी जाएगी। ऐसे मामलों में मैट लागू होगा। भारत में निवासी व्यक्तियों द्वारा विकसित पंजीकृत पेटेंटों से विश्व भर में लाभ कमाकर हुई आय पर 10% की दर पर कर लगेगा। ARC के न्यासों सहित प्रतिभूतिकरण न्यासों को आयकर का पूर्ण पास थ्रू दिया जाएगा। प्रतिभूतिकरण न्यासों को स्रोत पर कर की कटौती करनी होगी। सूचीबद्ध कंपनियों के मामले में दीर्घावधिक पूंजी लाभ की व्यवस्था का लाभ प्राप्त करने की अवधि 3 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष कर दी जाएगी। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां डूबे और संदेहास्पद ऋण के लिए किए गए प्रावधान के संबंध में अपनी आय के 5% तक की कटौती के लिए पात्र होंगे। प्रभावी प्रबंधन के स्थान POEM के आधार पर किसी विदेशी कंपनी को रेजिडेंसी का निर्धारण एवं 1 वर्ष और स्थगित किए जाने का प्रस्ताव है। समान अपवंचन रोधी नियमावली GAAR को 1/4/2017 से कार्यान्वित के लिए प्रतिबद्धता। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत दी गई सेवाओं तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के पैनल में शामिल मूल्यांकन निकायों द्वारा दी जाएगी और सेवाओं को सेवा कर से छूट। ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदन और बहुल अपंगता वाले व्यक्तियों को कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्यास द्वारा शुरू की गई निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत दी गई साधारण बीमा सेवाओं पर सेवा कर से छूट। प्रशीतित कंटेनरों पर बुनियादी सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क घटाकर क्रमशः 5% और 6%। मेक इन इंडिया। Changes in customs and excise duty rates on certain inputs to reduce costs and improve competitiveness of domestic industry in sectors like information technology, hardware, capital goods, defense production, textiles, mineral fuels and mineral oils, chemicals and petrochemicals, papers, paperboard and newspaper, maintenance, repairs and overhauling, MRO of aircrafts and ship repair. कतिपय वस्तुओं पर सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क दरों में परिवर्तन ताकि लागत घटाई जा सके और सूचना प्रौद्योगिकी, हार्डवेयर, पूंजीगत माल, रक्षा उत्पादन, वस्त्र, खनिज, ईंधन और खनिज तेल, रसायन और पेट्रो रसायन, कागज, गत्ते और न्यूज प्रिंट, वायुयानों का अनुरक्षण, मरम्मत और पूरी जांच, MRO तथा जहाजों की मरम्मत आदि जैसे क्षेत्रों में घरेलू उद्योग को प्रतिस्पर्धा में सुधार लाया जा सके। Moving towards a pension society. Withdrawal up to 40% of the corpus at the time of retirement to be tax exempt in the case of National Pension Scheme NPS. Annuity fund which goes to legal hair will not be taxable. In case of superannuation funds and recognized provident funds, including EPF, the same norm of 40% of corpus to be tax-free will apply in respect of corpus created out of contribution made on a form on or from 1/4/2016. Limit for contribution of employee in the recognized provident and superannuation fund at rupees 1.5 lakh per annum for taking tax benefit. Exemption from service tax for annuity services provided by NPS and services provided by EPFO to employees.
reduced service tax on single premium annuity insurance policies from 3.5% to 1.4% of the premium paid in the certain cases. पेंशन प्राप्त समाज की ओर बढ़ना. मूविंग टूवर्ड्स अ पेंशन सोसाइटी. राष्ट्रीय पेंशन स्कीम के मामले में सेवानिवृत्ति के समय संचित निधि से 40% के आहरण को कर मुक्त किया जाएगा. कानूनी अधिकार उत्तराधिकारी को मिलने वाली वार्षिक निधि कर योग्य नहीं होगी. अधिवर्षिता निधियों और ईपीएफ सहित मान्यता प्राप्त भविष्य निधियों के मामले में 1/4/2016 को अथवा उस तारीख से पश्चात किए गए अंशदानों से सज्जित निधियों के संबंध में भी 40% कर के कर मुक्त होने का वही मानदंड लागू होगा. प्रतिवर्ष मान्यता प्राप्त भविष्य और अधिवर्षित निधि में कर्मचारी के अंशदान की सीमा कर लाभ लेने के लिए 1.5 लाख रुपए होगी. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली द्वारा उपलब्ध कराई गई वार्षिक सेवाओं और ईपीएफओ द्वारा कर्मचारियों को प्रदान की गई सेवाओं को सेवा कर से छूट. कुछ मामलों में एकल प्रीमियम वार्षिकी बीमा पॉलिसियों के अदा किए गए प्रीमियम पर सेवा कर 3.5% से घटाकर 1.4% किया जाएगा. प्रमोटिंग अफोर्डेबल हाउसिंग. सस्ते आवास निर्माण को बढ़ावा देना. 100% deduction for profits to an undertaking in housing project for flats up to 30 square meters in 4 metro cities and 60 square meters in other cities. Approved during June 2016 to March 2019 and completed in 3 years, MAT to apply. Deduction for additional interest at rupees 50,000 per annum for loans up to rupees 35 lakhs sanctioned in 2016 to 2017 for first-time home buyers where house cost does not exceed rupees 50 lakh. Distribution made out of income of SPV to the REITs and INVITs having specified shareholding will not be subjected to dividend distribution tax in respect of dividend distributed after the specified date. Exemption from service tax on construction of affordable houses up to 60 square meters under any scheme of the central or state government, including PPP schemes. Extend excise duty exemption presently available to concrete mix manufactured as site for use in construction work to ready mix concrete. सस्ते आवास निर्माण को बढ़ावा देना. जून 2016 से मार्च 2019 तक अनुमोदित और 3 वर्ष के भीतर 4 मेट्रो शहरों में निर्मित किए जाने वाले 30 वर्ग मीटर और अन्य शहरों में 60 वर्ग मीटर तक के फ्लैटों हेतु आवास परियोजना शुरू करने वाले उपक्रमों को लाभों से 100% कटौती न्यूनतम एकांतर कर लागू होगा. पहली बार मकान खरीदने वालों के लिए 2016 से 2017 के दौरान स्वीकृत 35 लाख रुपए तक के ऋणों हेतु 50,000 रुपए प्रतिवर्ष के अतिरिक्त ब्याज के लिए कटौती जहां मकान की कीमत 50 लाख रुपए से ज्यादा ना हो. स्थावर संपदा निवेश न्यास और विशिष्ट शेयरधारिता वाले INVIT को विशेष प्रयोजन साधन की आय से किए जाने वाली किसी वितरण निर्दिष्ट तारीख के बाद वितरित लाभांश के संबंध में लाभांश वितरण करके अध्ययन नहीं होगा. सरकारी निजी भागीदारी वाले स्कीमों सहित केंद्रीय या राज्य सरकार की किसी स्कीम के तहत 60 वर्ग मीटर तक के क्षेत्र में सस्ते मकानों के लिए निर्माण की सेवा कर से छूट. निर्माण कार्य में उपयोग के लिए निर्माण स्थल पर विनिर्मित कंक्रीट मिश्रण के लिए इस समय उपलब्ध उत्पाद शुल्क छूट को तैयार मिश्रित कंक्रीट के लिए भी दिया जाए. Resource mobilization for agriculture, rural economy and clean environment. Additional tax at the rate of 10% of gross amount of dividend will be payable by the recipients receiving dividend in excess of rupees 10 lakh per annum. Such charge to be raised from 12% to 15% on persons other than companies, firms and cooperative societies having income above rupees 1 crore.
tax to be deducted at source at the rate of 1% on purchase of luxury cars exceeding value of rupees 10 lakh and purchase of goods and services in cash exceeding rupees 2 lakh. Securities transaction tax in case of options is proposed to be increased from 0.017% to 0.05%. Equalization levy of 6% of gross amount for payments made to non-residents exceeding rupees 1 lakh a year in case of B2B transactions. Krishi Kalyan cess at 0.5% on all taxable services, WEF. 1st June 2016, proceeds would be exclusively used for financing initiatives for improvement of agriculture and welfare of farmers. Input tax credit of this cess will be available for payment of this cess. Infrastructure cess of 1% on small petrol, LPG, CNG cars, 2.5% on diesel, cars of certain capacity, and 4% on other higher engine capacity vehicles. And SUVs, no credit of this cess will be available nor credit of any other tax or duty will be utilized for paying this cess. Excise duty of 1% without input tax credit or 12.5% with input tax credit on article of jewelry is excluding silver jewelry other than studded with diamond and some other precious stones with a higher exemption and eligibility limit of rupees 6 crore and rupees 12 crore respectively. Excise on ready-made garments with retail price of rupees 1,000 or more raised to 2% without input tax credit or 12.5% with input tax credit. Clean energy cess levied on coal, lignite, and peat renamed to clean environment cess, and the rate increased from rupees 200 per ton to rupees 400 per ton. Excise duties on various tobacco products other than BD raised by about 10 to 15%. Assignment of right to use the spectrum and its transfers has been deducted as a service leviable to service tax and not sale of intangible goods. कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा स्वच्छ पर्यावरण हेतु अतिरिक्त संसाधन जुटाना। प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए से अधिक लाभांश प्राप्त करने वाले प्राप्तकर्ताओं द्वारा लाभांश की सकल राशि के 10% की दर पर अतिरिक्त कर देना होगा। कंपनियों, फर्मों और सहकारी समितियों को छोड़कर 1 करोड़ रुपए से अधिक आय वाले व्यक्तियों पर अधिमार 12% से बढ़ाकर 15% किया जाएगा। 10 लाख रुपए से अधिक की लग्जरी कारें की खरीद पर 2 लाख रुपए से अधिक की वस्तुओं और सेवाओं की नकद खरीद पर 1% की दर से स्रोत पर कटौती की जाएगी। विकल्पों के मामले में प्रतिभूति लेनदेन कर की दर 0.017% से बढ़ाकर 0.05% करने का प्रस्ताव। B2B लेनदेनों के मामले में 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष से अधिक का भुगतान अनिवार्य करने पर सकल राशि के 6% की समकरण लेवी लगाई जाएगी। 1 जून 2016 से सभी कर योग्य सेवाओं पर 0.5% की दर से कृषि कल्याण उपकर नामक उपकर लगाया जाएगा। इससे हुई प्राप्तियों का उपयोग विशिष्ट रूप से कृषि सुधार और किसान कल्याण से संबंधित कार्यकलापों के वित्त पोषण के लिए प्रयुक्त होगा। इस उपकर का निर्दिष्ट पर कर क्रेडिट इस उपकर के भुगतान पर उपलब्ध होगा। पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी छोटी कारों पर 1%, कतिपय क्षमता वाली डीजल कारों पर 2.5% और अधिक इंजन क्षमता वाले अन्य वाहनों और एसयूवी पर 4% अवसंरचना उपकर लगाया जाएगा। इस उपकर के भुगतान के लिए इस उपकर का कोई क्रेडिट नहीं दिया जाएगा, ना ही किसी अन्य कर या शुल्क का क्रेडिट दिया जाएगा। एक्साइज आभूषण की वस्तुओं, हीरा और बेशकीमती पत्थरों से जड़े हुए आभूषणों से इतर चांदी के आभूषणों को छोड़कर पर निर्दिष्ट कर क्रेडिट के बगैर 1% या निर्दिष्ट कर क्रेडिट के साथ 12.5% उत्पाद शुल्क लगाया जाएगा, जिस पर अधिक छूट और अर्हता सीमा क्रमशः 6 करोड़ रुपए और 12 करोड़ रुपए होगी।
₹1000 अथवा अधिक के खुदरा बिक्री मूल्य के तैयार परिधानों पर उत्पाद शुल्क को निर्दिष्ट कर क्रेडिट के बगैर 2% या निर्दिष्ट कर क्रेडिट के साथ 12.5% किया जाएगा। कोयला, लिग्नाइट और पीट पर लगाया गया स्वच्छ ऊर्जा कर को स्वच्छ पर्यावरण उपकर का नाम दिया गया है और इसके साथ ही इसकी दर ₹200 प्रति टन से बढ़ाकर ₹400 प्रति टन कर दी गई है। बीड़ी को छोड़कर तंबाकू के विभिन्न उत्पादों पर उत्पाद शुल्क लगभग 10% से 15% बढ़ाया जाएगा। स्पेक्ट्रम का उपयोग करने के अधिकार स्पेक्ट्रम का उपयोग करने का अधिकार इसके अंतरण का समुदेशन को ऐसी सेवा घोषित किया गया है जिस पर सेवा कर लगाया जा सकता है और ये अमूर्त वस्तुओं की बिक्री नहीं है। प्रोवाइडिंग सर्टेनिटी इन टैक्सेशन, कराधान में निश्चितता पैदा करना। Committed to providing a stable and predictable taxation regime and reduce black money. Domestic taxpayers can declare undisclosed income or such income represented in the form of any asset by paying tax of 30% and surcharge at 7.5% and penalty at 7.5%, which is a total of 45% of the undisclosed income. Declarants will have immunity from prosecution. Surcharge right at 7.5% of undisclosed income will be called Krishi Kalyan surcharge to be used for agriculture and rural economy. New dispute resolution scheme to be introduced. No penalty in respect of cases with disputed tax up to rupees 10 lakh. This is with disputed tax exceeding rupees 10 lakh to be subjected to 25% of the minimum of the impossible penalty. Any pending appeal against a penalty order can also be settled by paying 25% of the minimum of the imposable penalty and tax interest on quantum addition. High-level committee is chaired by Revenue Secretary to oversee fresh cases, fails, assessing officer, appeals, retrospective amendment. One-time scheme of dispute resolution for ongoing cases under retrospective amendment. Penalty rates to be 50% of tax in case of underreporting of income and 200% of tax where there is misreporting of facts. This allowance will be limited to 1% of the average monthly value of investments yielding exempt income but not exceeding the actual expenditure claimed under Rule 8D of Section 14A of Income Tax Act. Time limit of 1 year for disposing petition of the taxpayers seeking waiver of interest and penalty. Mandatory for the assessing officer to grant stay of demand once the excess pay 15% of the disputed demand and the appeal in the pending for Commissioner of Income Tax Appeals. Monetary limit for deciding an appeal by a single member bench of ITAT enhanced from rupees 15 lakhs to rupees 50 lakhs. 11 new branches of custom, excise and service tax appellate tribunal CESTAT. एक स्थिर और सुनिश्चित कराधान व्यवस्था बनाने और काले धन में कमी लाने के लिए प्रतिबद्ध। घरेलू करदाता 30% की दर पर कर अदा करके 7.5% की दर पर अधिभार अदा करके और 7.5% की दर पर दंड का भुगतान करके जो कुल अघोषित आय का 45% है किसी भी आस्ति के रूप में दिखाई गई ऐसी आमदनी अथवा अघोषित आय की घोषणा कर सकते हैं। घोषणा करने पर अदालती कार्रवाई नहीं की जाएगी। अघोषित आय पर 7.5% की दर पर लगाया गया अधिमार कृषि कल्याण अधिमार कहा जाएगा जिसे कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। नई विवाद समाधान स्कीम शुरू की जाएगी। 10 लाख रुपए तक के विवादित कर के मामलों में कोई दंड नहीं होगा। 10 लाख रुपए से अधिक के विवादित कर के मामले करने के अधीन होंगे। दंड आदेश के विरुद्ध किसी लंबित अपील को भी न्यूनतम आरोपीय दंड के केवल 25% की तथा मात्रावर्धन पर कर एवं ब्याज अदायगी करके निपटाया जा सकेगा। राजस्व सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय
उच्च स्तरीय समिति ऐसे नए मामलों में देखेगी जहां निर्धारण अधिकारी पूर्व प्रभावी संशोधन लागू करता है। पूर्व प्रभावी संशोधन के तहत चल रहे मामलों के संबंध में विवाद समाधान की एक कालिक स्कीम, आय कम सूचित करने के मामले में दंड की दरें करके 50% तक और तथ्यों की गलत सूचना देने के मामले में करके 200% तक लागू की जाएंगी। अस्वीकरण आय अर्जित करने वाले निवेशों के औसत मासिक मूल्य के 1% तक सीमित रहेगा, लेकिन आयकर अधिनियम की धारा 14 का के नियम 8 घ के तहत दावा किए गए वास्तविक व्यय से अधिक नहीं होगा। ब्याज और दंड से छूट चाहने वाले करदाताओं की याचिकाओं को निपटाने के लिए 1 वर्ष की समय सीमा, विवादित मांग का 15% का भुगतान कर दिए जाने पर निर्धारण अधिकारी द्वारा मांग पर अनिवार्य स्थगन आदेश जारी किया जाना होगा जब तक कि आयकर आयुक्त अपील के समक्ष अपील लंबित है। ITAT की एकल सदस्य पीठ द्वारा अपील का निर्णय करने की मौद्रिक सीमा 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए की गई। सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा का अपीलीय अधिकरण की 11 नई पीठ स्थापित की जाएंगी। सिंप्लीफिकेशन एंड rationalization of taxes. Taxes levied by various ministries in which revenue collection is less than rupees 50 crore in a year to be abolished. For non-residents providing alternative documents to PAN card, higher TDS not to apply. Revision of return extent to central excise excesses. Additional options to banking companies and financial institutions, including NBFCs, for reversal of input tax credits with respect to non-taxable services. Customs Act to provide for deferred payment of customs duties for importers and exporters with proven track record. Customs single windows project to be implemented at major ports and airports starting from beginnings of new financial years. Increase in the free baggage allowance for international passengers, filling of baggage only for those carrying dutiable goods. करों का सरलीकरण और युक्तिकीकरण। विभिन्न मंत्रालयों द्वारा लगाई जा रहे 13 उपकर जिनमें राजस्व संग्रहण एक वर्ष में 50 करोड़ रुपए से कम है, समाप्त किए जाएंगे। पैन कार्ड के विकल्प के रूप में दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले अनिवासियों पर उच्चतर TDS लागू नहीं होगा। विवरणी में संशोधन करने की सुविधा केंद्रीय उत्पाद निर्धारितों को भी दी गई। बैंकिंग कंपनियों और NBFC सहित वित्तीय संस्थाओं को गैर कर योग्य सेवाओं के संबंध में निविष्ट कर क्रेडिट के प्रतिवर्तन हेतु अतिरिक्त विकल्प दिए गए। सीमा शुल्क अधिनियम में अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाले आयातों व निर्यातों के लिए सीमा शुल्क आस्थगित भुगतान की व्यवस्था। सीमा शुल्क एकल विंडो परियोजना अगले वित्त वर्ष के आरंभ में प्रमुख पत्तनों और हवाई अड्डों पर लागू की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए निःशुल्क बैगेज संबंधी अनुमति में वृद्धि, केवल शुल्क योग्य वस्तु ले जाने वाले यात्री ही बैगेज संबंधी सूचना देंगे। टेक्नोलॉजी फॉर अकाउंटेबिलिटी। Expansion in the scope of e-assessments to all assessors in 7 mega cities in the coming years. Interest at the rate of 9% PA against normal rate of 66% PA for delay in giving effect to appellate order beyond 90 days. E-Sahyog to be expanded to reduce compliance cost, especially for small taxpayers. जवाबदेही निश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग। आने वाले वर्षों में 7 बड़े शहरों में सभी निर्धारितों के लिए ई-निर्धारण के कार्यक्षेत्र का विस्तार। अपीलीय आदेश को कार्यान्वित करने में 90 दिन से अधिक का विलंब होने पर 6% प्रतिवर्ष की सामान्य दर की तुलना में 9% प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज भुगतान। विशेषकर छोटे करदाताओं के लिए अनुपालन लागत घटाने हेतु ई-सहयोग का विस्तार किया जाएगा। दोस्तों, फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट करा चुके हैं, सेकंड पार्ट हमने आपका अभी कंप्लीट करा दिया है। थैंक यू। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज।